4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो पहली खबर है दिल्ली से, जहां केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है और इमोशनल कार्ड भी जमकर खेला है, साथ ही मोदी पर निशाना भी साधा है। दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां अमित शाह ने रैली के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर भी फिर से निशाना साधा। तीसरी खबर है ममता की मोदी को लिखी चिट्ठी से, जहां उन्होंने बाढ़ का विवाद जो है वो उठाया है और जिस प्रकार से बाढ़ का विवाद अब उफान लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर है योगी के राहुल पर निशाने की। योगी ने कहा कि देश में जब भी संकट आता है राहुल गांधी को नानी की याद आती है। पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे। तो देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद, सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब जनता की अदालत में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि मेरा फैसला जनता करेगी। साथ ही देखिए पीएम मोदी को एक बार फिर से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है और इस बार बाढ़ को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बीते दिनों भी उन्होंने बाढ़ को लेकर चिट्ठी लिखी थी और अब दूसरी बार उन्होंने चिट्ठी लिखी है। साथ ही अमित शाह जम्मू कश्मीर तो मुद्दे को लेकर देखिए फारूक अब्दुल्ला को घेरते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से वहां पे आतंकवाद फैल रहा है इसकी वजह उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को बताया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल को कहा कि जब भी देश में मुसीबत आती है तो उन्हें नानी याद आती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का भी जिक्र किया। कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता हूं। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार रहूंगा और यदि मैं ईमानदार हूं, जनता मुझे चुनती है तो ही मैं कुर्सी पर बैठूंगा। जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। तो देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, अब अरविंद केजरीवाल जमकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि मुझे सीएम की कुर्सी का बिल्कुल भी लालच नहीं है, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, बहुत अच्छा मजाक है। अब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और फिर चुनाव लड़ें और उसके बाद ये भी कहें कि मुझे सीएम की कुर्सी का लालच नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगे, आपने आंदोलन किया था तो आपने सारे जो है कुकर्मों को धो डालने का वादा किया था भारतीय राजनीति से, और वही सब कर्म कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ जोड़े बना रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। उसके बाद जब आप कहें कि कुर्सी का लालच नहीं है तो बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं लगता कि जनता इन सब बातों पर कोई विश्वास करने जा रही है। हाँ, ये बात है कि सभी जानते हैं कि चुनाव लड़ना है तो इस तरह की बातें की जाती हैं जनता को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए, और ये दावा किया जाता है मुझे लालच नहीं था। तो फिर जो एक बेसिक जो मोरालिटी, नैतिक जो ये बनता था
कि अगर आपके ऊपर आरोप लग गया, जिसके लिए ये लोग हमेशा दावा करते थे कि आरोप लगा तो आपको कम से कम तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए जब तक आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते। ये तो जेल जाने के बाद क्यों बैठे रहे? अब तो इनको समझ में आ गया कि कोर्ट ने कह दिया कि आप बाहर रहते हुए भी मुख्यमंत्री का कोई दायित्व तो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मजबूरन इनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि इन्हें चुनाव देखते हुए कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं, लोक लुभावन निर्णय लेने हैं, इसलिए इन्होंने मजबूरी में जो है अपनी गद्दी छोड़ी है। तो ये सब बातें होती रहती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वो कह रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं, लोग बहल जाएं तो बढ़िया है। अमिताभ जी, चूंकि इन्होंने इस्तीफा तो अब दे दिया है और चूंकि ये हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में चल रहा विधानसभा चुनाव, कितना फायदा मिलेगा इन्हें? हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको कुछ खास फायदा मिलने जा रहा है। ये ठीक है कि हरियाणा में आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आपके चुनाव लड़ने से मुझे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से वहां सत्ता में है और ठीक है, उनका सो शासन रहा है, ऐसा कुछ बहुत नहीं कर दिया है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कि लोग उनको फिर से चुन लें। ऐसा लग रहा था मिजाज कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लड़ती है तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी का वोट काटेगी तो ज्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस का काटेगी। बिल्कुल। तो उस लिहाज से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए, बजाय मतलब आपको कुछ ज्यादा मिले या ना मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की बहुत गुंजाइश बन रही है वहां। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार जनता के सामने आए और कहा कि मैं अब सीएम की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता मुझे दोबारा चुनेगी और जनता मुझे ईमानदार घोषित कर देगी। और उन्होंने जनता से कहा कि अगला जो चुनाव है, अगला दिल्ली का विधानसभा चुनाव मेरे लिए अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। नौशेरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करें। आतंकवाद खत्म होने तक हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे। फारूक साहब, अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। अब बंकरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। शाह के हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया और कहा कि केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है, जिन्होंने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया, पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकती? आतंकवाद का हल निकालना होगा, कब निकाला जाएगा, कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे, इन सब को लेकर अमित शाह और फारूक अब्दुल्ला के बीच जुबानी जंग देखने को मिला। अब्दुल्ला साहब, चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो। आतंकवाद पर हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं, एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुफ्ती परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करेगा कि आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया, किसकी सेव पर आया, केंद्र में किसकी सरकार थी, यहां किसकी सरकार थी, किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानियां खाई है, वो सब कच्चा चिट्ठा हम खोलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर पीएम मोदी को एक और लेटर लिखा है। 2 दिन के अंदर लिखी दूसरी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया कि दामोदर घाटी निगम ने उनसे सलाह लिए बिना पानी छोड़ा, जिससे बंगाल के जिले डूब गए। इससे पहले ममता ने 20 सितंबर को भी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दामोदर घाटी निगम डीवीसी के अंदर तहत आने वाले बांधों से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आई है। इधर बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य के बिजली सचिव शांतनु बसु ने डीवीसी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। बसु के अलावा बंगाल के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने भी रेगुलेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति यानी कि DVRC में
केंद्रीय जल आयोग, पश्चिम बंगाल, झारखंड और दामोदर वैली निगम के प्रतिनिधि होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से अब डीवीसी बोर्ड को लेकर अब लगातार सवाल उठा रही है ममता बनर्जी और कह रही है कि केंद्र ने बिना उनकी अनुमति के किस प्रकार से पानी छोड़ दिया, जिस वजह से बंगाल में बाढ़ आया है। साथ ही उन्होंने इस बाढ़ को मानव निर्मित बाढ़ भी बताया है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये गलती से हुआ है, केंद्र सरकार की भी इसमें उन्होंने भूमिका को लेकर चूंकि जल शक्ति मंत्री को भी उन्होंने घेरा और कहा कि जिस प्रकार से उन्हें बिना बताए पानी छोड़ा गया है, यही वजह है कि बंगाल में जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब को लेकर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है और बीते 2 दिनों में दूसरी चिट्ठी है। इससे पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की थी, मुआवजे की भी मांग की थी कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए। तो देखिए किस प्रकार से डीवीसी के तहत आने वाले बांधों से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आई है। इधर बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य के बिजली सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए किस प्रकार से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आई है। बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य के बिजली सचिव शांतनु बसु ने डीवीसी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। बसु के अलावा बंगाल के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने भी रेगुलेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। तो दामोदर घाटी जलाशय विनियमन अतिथि के तहत विनियमन समिति, केंद्रीय जल आयोग, पश्चिम बंगाल, झारखंड और दामोदर वैली निगम के प्रतिनिधि होते हैं। तो लगातार देखिए किस प्रकार से डीवीसी पे आरोप लगाया गया है कि बिना बंगाल सरकार को सूचित किए पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे साथ बीजेपी से अविरल मल्लिक जी जुड़ गए हैं। अविरल जी, बीते 2 दिनों में दूसरी बार चिट्ठी लिखी गई है और पीएम मोदी से कहा गया है कि बिना बंगाल सरकार को सूचित किए पानी छोड़ दिया गया, जिस वजह से बंगाल के लोग परेशान हो रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक बंगाल का विषय है और जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का विषय है, ममता बनर्जी का विषय है, तृणमूल कांग्रेस का विषय है, तो ये स्पष्ट रूप से नजर आता है पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बची नहीं है। इनका केवल और केवल यदि कुछ कार्य है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का कार्य है ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का। उसके साथ साथ टीएमसी के लोग यदि कुछ कार्य कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने के सिवाय इनके पास कोई कार्य बचा नहीं है। ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है। पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के नागरिक, पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की आवाम इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार से आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लगाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर ये लगाते हैं। नागरिकों का ये भला चाहते नहीं है, नागरिकों का भला ये करते नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में पश्चिम बंगाल के अंदर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, ना वहां किसी प्रकार से पुलिस सही तरीके से काम कर रही है। केवल और केवल यदि कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। सारे पॉलिटिशियंस जो बन रहे हैं नए लोग, वो सारे क्रिमिनल्स आ रहे हैं। सांझा शेख की बात की जा सकती है, जिस प्रकार से टीएमसी क्रिमिनल्स बढ़ावा दे रहे हैं, वो सबको रहा है। ये सांझा शेख के विषय में कुछ बोल रहे हैं, ये बहुत संदेश खाली पर नहीं बोलेंगे, कोलकाता के विषय पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, बनर्जी के पास, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल सरकार के पास होता है, जूल करने के लिए होता है और सरकार के बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए होता है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोपबाजी करने के लिए होता है। इसके अलावा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है असल मुद्दों पर जिन्हें उन्हें उठाना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ रहे हैं। सुमित जी, क्या पश्चिम बंगाल की सरकार खुद कोई काम नहीं करना चाहती और केवल आरोप जो है वो केंद्र सरकार पे लगाना चाहती है भाजपा के द्वारा, गंभीर आरोप? रोहित जी, ये तो भाजपा ये कह रही काम नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अगर केंद्र सरकार को दीदी 2 बार लेटर चिट्ठी लिख सकती हैं, चीजें मांग कर सकती हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री उस चीज के ऊपर क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं सोच विचार करके उसके ऊपर काम करते हैं? क्या उन्हें काम नहीं करना? अगर बंगाल सरकार, अगर मुख्यमंत्री आपसे कोई मांग कर रहे हैं तो उसके ऊपर देखना चाहिए। जायज मांग कर रही है कई चीजों की। आज मेडिकल एसोसिएशन भी आपसे कई चीजों की मांग कर रहा है, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई सोच विचार नहीं है।
आप मुझे बताइए, ये कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में जहां रेप केसेस हो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की कोई, आप लोगों ने किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, कोई वार्ता देखी हो, किसी डिबेट में कभी कहीं इन्होंने कुछ कहा हो? कुछ नहीं, किसी के लिए कोई संदेश नहीं, कोई एक्शन नहीं कि राज्य सरकार करे, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, जहां जहां अन्य प्रदेशों में जहां रेप केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई कानून के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सुमित जी, चुप लेकिन बैठे हुए ऐसा दोनों क्यों देश। कहा जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा कि ये जो बाढ़ है वो मानना वो निर्मित बाढ़ है, यानी कि कहीं ना कहीं जानबूझकर ये जो बाढ़ की स्थिति है उत्पन्न की गई है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आज केवल एक बंगाल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करा जाए, देश के प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से यही कहा जा रहा है, करा जा रहा है कि बंगाल को हम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करें, चाहे वहां पर रेप केसेस हुआ तो सुबह से लेकर शाम तक रेप केस, केवल एक बंगाल के रेप केस के ऊपर बात हो रही है, केवल एक बंगाल को लेकर के ही बात हो रही है हर चीज में, अपने आप को दिखाने के लिए कि किसी तरीके से हम बदनाम करें सरकार को। बंगाल के लोग समान नहीं है क्या? बंगाल के नागरिकों के सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी इस देश का हिस्सा है, और आपका उत्तर प्रदेश भी इस देश का हिस्सा है, उत्तराखंड भी आपका इस देश का हिस्सा है। लेकिन सर, अभी लेटर तो ममता बनर्जी जी ने लिखा है ना, तो इस पे चर्चा तो की ही जाएगी और पूछा जाएगा कि आखिर किसको आप कह रहे हैं कि मानव निर्मित ये बाढ़ है? आखिर कौन चाहता है कि बाढ़ जो है वो जानबूझकर आए और लोग परेशान हो? आखिर कोई ऐसा क्यों चाहेगा? फिर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर में? नहीं, बाढ़ के ऊपर अगर जिस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री की अगर कुछ है, उन्होंने लिखा है, देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहा है, तो उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे कि किसी तरीके से परेशान हो। बाकी यही भाजपा की तरफ से यही एक चीज लगी हुई है, वरना क्या कह नहीं सकते हैं कि हाँ, जिस तरीके से बाढ़ आ रही है वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं, हम इसके ऊपर देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करेगा। क्यों नहीं करते हैं? ये क्या अलग समझते हैं? ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बंगाल सरकार गिरे, वहां पे हट जाए ममता बनर्जी। अंतिम प्रतिक्रिया, हमारे साथ में लगातार अविरल मलिक जी भी जुड़े हैं। अविरल जी, शॉर्ट में रखिएगा जवाब, कि गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझ के बंगाल को परेशान कर रहे हैं। जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बंगाल की हर जगह चर्चा, सम्मान नहीं है क्या? बंगाल की महिलाओं का कोई सम्मान है? या आखिर समझते क्या है? ये क्या बंगाल के निवासियों का अपना गुलाम समझ रहे हैं? क्या बंगाल के निवासियों का, नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन वहां चलता रहेगा और वो हम लोग देखते रहे हाथ पे हाथ रख के? क्या विमेन राइट्स का उल्लंघन होता रहेगा और हम हाथ पे हाथ रख के देखते रहे? चाइल्ड राइट्स का होता रहेगा, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? ठीक है, अविरल जी और सुमित जी, आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर पीएम मोदी को एक और लेटर लिखा है। 2 दिन के अंदर लिखी दूसरी चिट्ठी में ममता ने आरोप लगाया कि दामोदर घाटी निगम ने उनसे सलाह लिए बिना पानी छोड़ा, जिससे बंगाल के कई जिले डूब गए। सीएम योगी ने हरियाणा के सोनीपत और नरवाना में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, हिंदुओं की नहीं। साथ ही कहा कि कांग्रेस के लोग जाति के नाम पर आपके पास आएंगे, ये लोग बिना पेंदी के लौटे हैं, लुढ़कने वाले हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है। वहीं सीएम योगी ने सोनीपत में कहा कि राहुल यूपी में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल जाएंगे तो यूपी को कोसेंगे, नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसेंगे। जब देश में संकट आता है तो राहुल गांधी को नानी की याद आती है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा, जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है।
तो देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए और आज हरियाणा के सोनीपत और नरवाना से जमकर राहुल गांधी को घेरा, उन पे कई निशाने साधे और कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कांग्रेस को केवल वोट बैंक की चिंता है। तो देखिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के ऊपर में और साथ ही कहा कि जब देश में कोई संकट आता है तो राहुल गांधी को नानी याद आ जाती है और वो इटली चले जाते हैं, और जब इटली जाते हैं तो वहां भी केवल भारत की बुराई करते हुए नजर आते हैं। हाँ, हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से के पांडे जी जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, क्यों योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा लगता है कि जब देश में कोई संकट आता है तो राहुल गांधी इटली चले जाते हैं और इटली में भारत की बुराई करते हैं? गंभीर आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष के ऊपर में। वो एक सांकेतिक बात, पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि उन्होंने कुछ कहा है, जो कहा है सच कहा है। राहुल जी की पिछले 5 दौरों को उठा करके देख लीजिए, वो जब भी किसी विदेशी भूमि पे होते हैं तो केवल भारत की कमियां ही गिनाते रहते हैं। उनको भारत की अच्छाइयां तो वैसे तो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनको दिखाई ही नहीं देंगी, सरकार के कोई काम उनको दिखेंगे ही नहीं, तो उस पर कोई अतिशयोक्ति थोड़ी कही गई है। वो चुनावी भाषण है और चुनावी भाषण में हम तो फिर भी बहुत ही संतुलित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगर आप यही इन लोगों की भाषाओं को देखें, किस प्रकार से मोदी जी को और योगी जी को ये लोग गालियां देते हैं, तो उस हिसाब से तो ये चुनावी कटाक्ष है और इसमें कोई बुराई नहीं है, सत्य ही बात सारी कही गई है। आप बताइए, जब वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए क्या बात कही थी? हमारी पार्टी से तो कोई नेता ऐसी बात कहना तो दूर सोचता भी नहीं है। किस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार के वो थॉट प्रोसेस देना चाह रहे हैं जनता को। ये भारत देश एक है और राहुल जी उसके सूत्रधार हैं बांटने के, और उनकी पार्टी तो जननी है बांटने की। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से के पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब देखिए, अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आप जाति की बात तो करते हैं, लोगों से जाति भी पूछते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के साथ में कोई घटना घटती है, हिंदुओं के साथ में कोई हिंसा होता है, उन्होंने बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया, तो इस पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह लोकसभा में पराजित हुई है, आदित्यनाथ घबरा से गए हैं और काफी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी पर लगातार संकट के बादल छाए हुए रहे। और आदित्यनाथ का यह कहना कि देश में कांग्रेस बांटने का काम करती है, मैं समझ रहा हूं उनको यह पता होना भी चाहिए कि इस देश को बांटने का काम केवल संघ ने किया है। जो संघ जिंदगी भर, जीवन भर जब हम देश की लड़ाई लड़ रहे थे तो चाटुकारिता, चमचागिरी और चापलूसी पे आधारित संघ, जिसके ये राजनीतिक वंशज है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यह कभी भी देश की एकता को स्वीकार नहीं कर सकते। ये देश की अखंडता। सर, राहुल गांधी ने भी तो नहीं बोला ना, ये बात तो सत्य है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो योगी आदित्यनाथ तो यही कह रहे हैं कि आप भारत में जाति तो पूछते हैं और जाति की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं की बात नहीं करते। हम भारत की बात करते हैं, हम भारतीय की बात करते हैं, हम समस्त हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। आदित्यनाथ के मेथड से हम नहीं चल सकते हैं। आरएसएस का जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में जो आपसी बंटवारा करके सत्ता का लाभ लेने का जो काम करती रही है, उस पे राहुल गांधी नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते, कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती। हमारे लिए हर धर्म, हर संप्रदाय, सब लोग बराबर के हकदार हैं। हमारे लिए सब लोग भारतीय, हिंदुस्तानी है, और हर हिंदुस्तानियों के लिए हम हमेशा सामने खड़े रहे। बांग्लादेश में हम कह रहे, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह क्यों सिल दिए गए थे? मणिपुर में जब लोग देश के अंदर मारे जा रहे थे, आज भी वहां संघर्ष चल रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री की यात्रा क्या मणिपुर अमेरिका से ज्यादा दूर हो गया था? और आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोज अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जा रहे हैं, नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जात देख करके लोग मारे जा रहे हैं, जात देख के बुलडोजर चलाए जाते हैं,
तब आदित्यनाथ ठीक है को क्या हो जाता। प्रदीप जी, उत्तर देखिए प्रदेश ये तो कह रहे हैं कि पूरे हम देश पूरे का भारतीयों की सबसे बात बड़ा करते हैं, अपराध हर का जाति प्रदेश। हर धर्म के लोगों की बात करते हैं, फिर क्यों योगी आदित्यनाथ इनसे उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी केवल हिंदुओं के बारे में बात करेंगे? एक शब्द और कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को तो अपने रिश्तों का, देश के रिश्तों का पता ही है। केके जी अब सुन लेते हैं ना, कम से कम पता सुन लेते है। हैं। आदित्यनाथ तो अपने पिता के मरने पे घर भी नहीं जाते हैं। ऐसी बात नहीं करते। देखिए आदित्यनाथ प्रदीप जी से क्या जाने जवाब ले लेते हैं, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी झा जी एक बार जरा इनके प्रश्नों को, क्योंकि इनके प्रश्न बेतरतीब हैं कि मैं उस पर जवाब देना अपनी जो है ना अपनी अपना अपमान समझूंगा। बिल्कुल प्रदीप जी, इतने गिरे शॉर्ट में हुए आप तो स्तर पर केवल इस पे जवाब मैं दीजिए नहीं कि जा ये कह रहे हैं कि मैं पूरे भारतीयों की बात करता हूं, तो योगी आदित्यनाथ इनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि ये केवल हिंदुओं पे जवाब देंगे कि हिंदू यदि कहीं पे हिंदुओं के साथ हो रहा है तो ये तो कह रहे हैं मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं करता, यदि हिंदुओं के साथ में कुछ अरे गलत भाई, भी हो रहा है तो मैं तो भारतीयों की बात अरे करता भाई हूँ। ओझा जी, एक मेरी भी बात सुन लीजिए। झा जी ओझा जी, सिंपल से जी मैं झा बताइए जी क्या ये सत्य- मैं झा ही हूँ, रोहित झा बात कर रहा हूँ। राहुल झा साहब, गांधी मेरी भी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, केके साहब आपने अभी जवाब जो दे दिया ना, बात- केके साहब आपने जवाब दे दिया। अब सुन लेते हैं, अब प्रदीप जी हमारे साथ में बहुत देर से सुन रहे, धैर्य से उन्होंने आपकी हर बात को सुना है, उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में आप अपनी बात कहिएगा। झा जी आपके चैनल की मर्यादा को ध्यान में रख करके मैं ऐसे कोई अपशब्दों या ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का बुरा लगे। सभी बिल्कुल, धन्यवाद देशवासी सर। हमारे ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं ये एकदम अशोभनीय है। कम से कम अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी का इतना तो मान रखते कि 135 साल के ऊपर की पार्टी हो गई, इतना तो लिहाज होना चाहिए। वो योगी आदित्यनाथ है और आप जो बात कर रहे हैं शायद इनको सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं है। जब वो सन्यासी हो गए तो परिवार छूट जाता है। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, ये बताइए क्या राहुल गांधी उत्तर भारतीयों की बुराई नहीं की है? क्या उन्होंने उत्तर भारतीयों की बुराई केके साहब नहीं सुन की लेते है? हैं ना, केके साहब देखिए, केके साहब आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, प्रदीप जी ने आपको सुना। अब प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आपने लंबे चौड़े आरोप लगाए हैं, अब थोड़ा सा जवाब तो ले लीजिए सर। इसलिए आदित्यनाथ राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। केके साहब जवाब ले लीजिए, ये मत कीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं। बारे में जरा पढ़ो। अब ये इससे सिद्ध होता है कि कितने मैच्योर हैं और राजनीति करने के लिए कितने उपयुक्त हैं, इनकी विचारधारा राजनीतिक विचारधारा की कितने करीब है ना। ये जो है आडंबर रचना, chaos पैदा करना, मेहम बनाना, यही लोगों का काम है और इसके ऊपर के लोग सोच नहीं सकते। तो अब आप अपेक्षा कर लें, दर्शक खुद ही उसका जो विचार करेंगे कि किस पार्टी और किस विचारधारा को ये बिलोंग करते हैं। को क्या गंभीरता से लेंगे। और सनातन धर्म कहता है कि राज सत्ता का सुख अरे भोगने रहने वाला दीजिए, व्यक्ति आप रहने दीजिए। सनातन धर्म पे कांग्रेस ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, या आपके मुंह से शोभा नहीं देता। कोई कांग्रेसी अगर सनातन धर्म के बारे में बोले तो वो अच्छा नहीं लगता। जाने दीजिए, आपसे हो ना पाएगा, आपसे हो ना पाएगा। आप लोग तुष्टिकरण करिए और आप जो है हिंदुओं का हमेशा हरास करिए और हिंदुओं की जान काट को मारिए। आपको उनके मरने पर प्रसन्नता होती है, आपके मुंह से सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना, शांत रहिए, कोई बैठ जाइए चुपचाप। ये कांग्रेस के किसी के मुंह से सनातन धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है। पेंशन भोगी और चापलूसी आपकी उपलब्धि है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और साथ ही के पांडे जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा की भूमि से जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो जाति की बात तो करते हैं, लेकिन जब किसी हिंदू के साथ में कुछ गलत होता है, हिंदू के साथ में कोई हिंसा होता है, तो राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं कहते। उन्हें केवल वोट बैंक की चिंता है, हिंदुओं की चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, जाति के नाम पर आपके पास राहुल गांधी आएंगे, ये आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि ये बिना पेंदी के लोटे हैं जो कि कभी भी लुढ़क जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।